नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 7 बज गए और हाजिर हैं हम तमाम अहम खबरें लेकर। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पठानकोट हमले में मारे गए आतंकवादियों की पहचान के लिए एनआईए ने इंटरपोल से ली मदद। घटनास्थल से मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद। एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ जारी। पठानकोट मामले में पाकिस्तान ने किया संयुक्त जांच टीम का गठन। हिरासत में कई संदिग्ध। रक्षा मंत्री ने कहा, आतंकी हमला करने वालों को कराएंगे दर्द का एहसास। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर सस्पेंस। बीजेपी ने की पीडीपी से जल्द स्थिति साफ करने की मांग। कांग्रेस ने कहा, हालात पर है नजर। बाल यौन शोषण के मामलों में कठोर सजा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट। कहा, सख्त कानून बनाने पर संसद करे विचार। रेप के मामले में बच्चा शब्द को फिर से परिभाषित करने की सलाह। इराक में शॉपिंग सेंटर में हमला कर आतंकियों ने की 18 लोगों की हत्या। मॉल के बाहर कार धमाके में 50 से ज्यादा लोग जख्मी। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। एनआईए ने पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकवादियों में से 4 शवों की पहचान के लिए इंटरपोल से ब्लैक कॉर्नर नोटिस हासिल करेगी। एनआईए की एक टीम मुठभेड़ स्थल पर तलाशी जारी रखे हुए है, जहां से एक AK-47 मैगजीन, एक मोबाइल फोन और एक दूरबीन बरामद की गई है। इस बीच इस मामले में गुरदासपुर के पुलिस अधीक्षक सलविंदर सिंह से कल पूछताछ पूरी नहीं हो सकी। आज एनआईए के मुख्यालय में फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी। एनआईए पंजाब में सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा और रसोइये मदन गोपाल से पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले की जांच के लिए IB, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस को मिलाकर संयुक्त जांच टीम बनाई है। इसके तुरंत बाद छापेमारी में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। भारत पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रहा है और कार्रवाई से संतुष्ट होने पर विदेश सचिव स्तर की बातचीत के बारे में निर्णय लिया जाएगा। पठानकोट में आतंकी हमलों के 10 दिनों के बाद पाकिस्तान हरकत में आता दिखा है। भारत की ओर से कार्रवाई के लिए दबाव के चलते पाकिस्तान ने IB, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस की संयुक्त जांच टीम बनाई है और आतंकवादियों से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इनसे भारत की ओर से दी गई फोन कॉल डिटेल के आधार पर भी पूछताछ की जा रही है। इस टीम के सामने पठानकोट हमले के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन, जैसे मोहम्मद सरगना, मसूद अजहर की भूमिका का पता लगाने की चुनौती है। बीजेपी ने कहा है कि भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान पहली बार कार्रवाई को मजबूर हुआ है। जब भी भारत पर हमला होता था किसी भी सरकार के समय में, तो भारत की ये मांग होती थी कि आप ज्वाइंट प्रोब कीजिए, टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन कभी गंभीरता से पाकिस्तान ने इस विषय को नहीं लिया। इस बार उन्होंने वो बनाया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पाकिस्तान चलेगा और जो लोग इस मसले को लेकर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और नसीर खान जांजुआ लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। सोमवार को ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसे 15 जनवरी को इस्लामाबाद में प्रस्तावित सचिव स्तर वार्ता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आतंकी हमलों को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमला करने वालों को भी उसके दर्द का एहसास कराया जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ कि जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुंचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होंगे। अमेरिका की ओर से भी इस दौरान कई बार पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाकिस्तान से पठानकोट हमले में शामिल तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। इस बीच गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से दिल्ली में एनआईए ने पूछताछ की। एनआईए उसके कुछ और सहयोगियों की भी जांच कर रही है। 1 जनवरी को तड़के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया था, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई दिन तक चले ऑपरेशन के बाद सभी 6 आतंकियों को मार गिराया गया था। आकलन इस बात का हो रहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो तथ्य प्रदान किए गए हैं और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो वादे किए हैं, कार्रवाई उसके मुताबिक हो रही है या नहीं।
विदेश सचिव स्तर की बातचीत का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। बीजेपी ने मालदा के कलियाचक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। पार्टी ने टीएमसी ने 5 सवाल भी पूछे हैं। कल मालदा पहुंची बीजेपी की 3 सदस्यीय समिति को रेलवे स्टेशन से ही वापस भेज दिया गया था। सोमवार सुबह 6 बजे मालदा रेलवे स्टेशन पहुंची बीजेपी नेताओं की 3 सदस्यीय टीम का सामना भारी पुलिस बंदोबस्त से हुआ। बीजेपी नेता कलियाचक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर उन्हें बैरंग कोलकाता भेज दिया। We also want to know about the circumstances and the facts and the chain of events, what was happened here. But unfortunately we are not allowed to go there. बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया और 5 सवाल पूछे। बीजेपी ने सवाल किया कि ममता सरकार अराजकता खत्म करने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रही है। क्या कलियाचक पुलिस स्टेशन में हमला सबूत मिटाने के लिए था? अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर लड़ाई बीएसएफ से थी तो बीएसएफ के बैरिकेड्स जलने से कैसे बचे और राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? कोई भी सेकुलर राज्य होगा वो कभी भी ये अलाउ नहीं करेगा कि लोग सांप्रदायिकता का जहर बोएं, लीफलेट्स बांटें, जिसके अंदर कम्युनल प्रोवोकेशन करें, उसके लिए वो रोक करेगा। मगर ऐसा ममता जी ने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करती हैं। टीएमसी ने कहा कि कलियाचक हिंसा आपराधिक वारदात थी, न कि सांप्रदायिक, और 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। This is part of the BJP RSS's Sin 100 strategy. By sin I mean CIN 100. What is CIN? It means communally insensitive narrative. सीपीएम का आरोप है कि बीजेपी और टीएमसी विधानसभा चुनाव के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। मालदा की उस भयानक घटना के बाद टीएमसी और टीएमसी सरकार चाहती है कि इस प्रकार की ध्रुवीकरण हो, तो ये बहुत ही खतरनाक है बंगाल के लिए। 3 जनवरी को कलियाचक में हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के बयान के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे। इस दौरान हिंसा में पुलिस थाने को फूंक दिया गया और कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। रासुका के तहत कमलेश तिवारी जेल में बंद हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने और नई सरकार गठन पर अभी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। बीजेपी महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने सरकार गठन पर गेंद पीडीपी के पाले में डालते हुए कहा है कि सरकार गठन के लिए कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन पीडीपी ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि सरकार कैसे भी गठित हो, लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ही होंगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद पारंपरिक शोक का वक्त भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक राज्य में नई सरकार के गठन पर स्थिति साफ नहीं है। राज्य में बीजेपी पीडीपी की सरकार चल रही थी और बीजेपी महबूबा मुफ्ती के नाम पर भी सहमत है, लेकिन बावजूद इसके इस देरी ने कहीं न कहीं बीजेपी को चिंतित किया है। कब तक बन पाएगी इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। हमने एक अच्छा उद्देश्य लेकर 8 महीना पहले जम्मू कश्मीर को एक अच्छा स्थायी सरकार जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, जम्मू कश्मीर के हित में हो, ऐसी एक सरकार देने का एक संकल्प लेकर हम दोनों पार्टी साथ आए थे मुफ्ती साहब के लीडरशिप में। आज मुफ्ती साहब नहीं रहे हैं। अब इस अरेंजमेंट को ब्रॉडली जारी रखने के पक्ष में हम हैं। हालांकि रविवार को ही महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी विधायक दल की बैठक ली, लेकिन उनके सीएम बनने में हो रही देरी के कारण जम्मू कश्मीर की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी, लेकिन पीडीपी ने सरकार गठन पर सस्पेंस बरकरार रखा है। पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो अपने काम में जुटी हुई है। लोगों के साथ एक कमिटमेंट है, एक वादा है पीडीपी का, और वो उस पर काम कर रहे हैं। सरकार बनेगी और बहुत जल्द बनेगी। दिस वे और दैट वे सरकार बनेगी और महबूबा जी जो हैं हमारी बहन, वो पार्टी की लीडर हैं इस वक्त, और वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी, वही चीफ मिनिस्टर हैं भी। हालांकि जानकारों की माने तो महबूबा मुफ्ती सत्ता की बागडोर संभालने से पहले बीजेपी को स्पष्ट संकेत देना चाहती हैं कि सरकार उनकी मर्जी से ही चलेगी। राज्य में 87 सदस्यों वाली विधानसभा में पीडीपी के 28, बीजेपी के 25 विधायक, कांग्रेस के 12, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है।
कांग्रेस महासचिव के मुताबिक गडकरी ने अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर में कंपनी को सुरंग बनाने का ठेका दे दिया। हालांकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सोमवार को कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कश्मीर में IRB नाम की कंपनी को ठेका देते वक्त CVC के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि जम्मू कश्मीर में 14 किलोमीटर सुरंग बनाने की परियोजना के लिए बोली लगाने वाली एकमात्र कंपनी IRB थी। कांग्रेस महासचिव के मुताबिक 10,050 करोड़ रुपए का ये ठेका शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है। जोजिला पास टनल जम्मू कश्मीर में BOT प्रोजेक्ट का IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को दिया है और इसमें मुख्य बात यह है कि श्री दत्तात्रेय महेश्वर जो हैं, जो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के मालिक हैं, उनके नितिन गडकरी जी से अकाट्य संबंध रहे हैं, बिजनेस डीलिंग्स भी रही हैं। हालांकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने ठेका देने के लिए पारदर्शी ई-निविदा प्रणाली को अपनाया और भ्रष्टाचार के आरोप पूरी तरह झूठे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी काम ई टेंडर के सिवा नहीं होता। जो टेंडर एक बार निकला था तब भी एक ही पार्टी आई थी, आज भी निकला तो भी ई टेंडर से ही आया। पूरे दुनिया को ग्लोबल टेंडर वर्ल्ड लेवल पर बना है और मैं फेवर करके कभी किसी को हम टेंडर नहीं देते और कभी ऐसी बात नहीं होती। मेरा बेटा उस कंपनी में कोई डायरेक्टर नहीं, मेरा 1 रुपये का शेयर होल्डिंग, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं। आप ये झूठी बातें इतने बार लिख चुके, कुछ निकला नहीं, मुझे सबने क्लीन चिट दी और दिग्विजय सांग ने जितने बात बताई थी उसके जवाब भी मिले हैं और मुझे इन्हीं के सरकार के समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चिट दी कि मेरा कोई संबंध नहीं। नितिन गडकरी ने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स में उनके बेटे के निदेशक होने की बात को भी गलत बताया। गडकरी ने दावा किया कि UPA सरकार के दौरान ही इस मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने एक IAS अधिकारी पर DDCA मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम शामिल करने के लिए दबाव बनाया। उस IAS अधिकारी का वो लेटर भी सामने आया है जिसमें मामले की शिकायत केंद्रीय गृह सचिव से की गई है। दिल्ली सरकार में विजिलेंस सेक्रेटरी चेतन बी सांघी का ये लेटर बीजेपी के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। बीजेपी अब इसके जरिए दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि लेटर में जिस VIP का नाम डालने का दबाव बनाया गया था वो नाम वित्त मंत्री अरुण जेटली का है। और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया चेतन सांघी की चिट्ठी के बाद कि मेलाफाइड इंटेंशन से आप जानबूझ करके केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर को इसमें आप फंसाना चाहते थे। अब इसके बाद तो इनकी कोई मॉरलिटी रहनी चाहती, कोई शालीनता रहनी चाहती। तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल साहब को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि DDCA मामले की जांच के लिए गोपाल सुब्रमण्यम आयोग का गठन किया गया है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। दिल्ली सरकार ने ही पहले सांघी की अध्यक्षता में इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में DDCA में अनियमितताओं की बात तो मानी थी लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था। अब सांघी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट में एक VIP का नाम डालने का दबाव बनाया था। सांघी ने 28 दिसंबर को केंद्रीय होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर अपनी नियुक्ति केंद्र सरकार में करने की गुजारिश की है। इस चिट्ठी में दबाव बनाने वाली बात भी लिखी गई है। देखिए, सारे तथ्य सामने हैं, क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, उसी की जांच के लिए तो आयोग बना है। जांच होगी तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के बनाए सुब्रमण्यम आयोग को पहले ही असंवैधानिक करार दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही सरकार ने इसके लिए एक अलग विभाग बना दिया है जो इस पर निगरानी रखेगा। उधर सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया गेट से सड़क सुरक्षा वॉक को हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की। सड़क पर बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाई है। केंद्र सरकार इसको रोकने के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही साथ इसके लिए एक अलग विभाग बनाया जाएगा।
सरकार उन जगहों पर ज्यादा ध्यान देगी जहां दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। दिल्ली के ही नहीं तो देश के जहाँ जहाँ एक्सीडेंटल स्पॉट होते हैं वो पूरे स्पॉट को हम कवर करेंगे। हमने ये तय किया है कि हम 5 साल में 11,000 करोड़ रुपए केवल इस एक्सीडेंटल स्पॉट को इम्प्रूव करने के लिए हमने रखे हैं और निश्चित रूप से राष्ट्रीय महामार्ग को हम एक्सीडेंट फ्री करेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया गेट से सड़क सुरक्षा वॉक को हरी झंडी दिखाई। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस जागरूकता अभियान में लोगों को नियमों के पालन से लेकर सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। रोड सेफ्टी सुनिश्चित करना यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वह केंद्र हो चाहे वह राज्य हो। मैं मानता हूं कि इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करना होगा, तभी जाकर हम सड़क सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा लोगों की मौत भारत में होती है। सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाओं में 78% गलती चालकों की होती है। साथ ही साथ इसमें यह भी पता चला है कि जरूरत से ज्यादा वाहनों का होना भी दुर्घटना का एक कारण है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते बाल यौन शोषण के मामलों पर चिंता जताई है। साथ ही सुझाव दिया है कि संसद ऐसे मामलों में दोषियों के लिए कड़ी सजा को और कड़ा करने पर विचार करे। कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म के अपराध में बच्चा शब्द को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महिला संगठनों की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सबरीमाला ट्रस्ट से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि महिलाओं का मंदिर में जाना उनका संवैधानिक अधिकार है। हालांकि मंदिर की मौजूदा परंपरा के मुताबिक 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर बैन है। केरल के यंग लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2006 में PIL दाखिल की गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सम विषम नियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब दिल्ली में यह नियम 15 जनवरी तक लागू रहेगा। शुक्रवार को कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इस नियम के लागू होने से राजधानी में प्रदूषण कम हुआ है। सम विषम नियम पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब यह नियम 15 जनवरी तक लागू रहेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के नोटिफिकेशन में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई सिर्फ विशेष रूप से सक्षम लोगों की याचिका पर ही होगी। कोर्ट ने बाकी दूसरी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कि नोटिफिकेशन के चैलेंज में हम भी फॉर द टाइमिंग इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और जहां तक पॉइंट्स जो सारे रिट पिटीशन में लिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट को कंसीडर करने चाहिए अगर फ्यूचर में वो इस ऑड इवन स्कीम पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने इस पर अपना पक्ष रखा था। सरकार ने कहा था कि ऑड इवन पर अमल से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। हालांकि याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकार ने गुमराह करने वाले आंकड़े पेश किए हैं। कोर्ट के आदेश का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है। मैं हाई कोर्ट को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली वालों के हित में, दिल्ली के बच्चों के सांसों के हित में उन्होंने फैसला दिया है और हमें उम्मीद है कि
15 तारीख तक का जो ये पहले चरण का प्रयोग है, इससे हम लोगों को एक सफिशिएंट जो है डाटा और सफिशिएंट इसके मूल्यांकन करने के लिए भविष्य के लिए हमें तथ्य मिलेंगे और 15 तारीख के बाद मूल्यांकन करके फिर आगे का निर्णय सरकार लेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि अगर सरकार इस आदेश को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने रियायती दरों पर दवा मुहैया कराने वाले 12 नए अमृत आउटलेट को मंजूरी दे दी है। अमृत आउटलेट में कैंसर और हृदय रोग से संबंधित दवाइयां बाजार दामों से बेहद कम दामों में दी जाती हैं। आपको बताएं कि राज्यसभा में सत्र के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी थी। एम्स में खुला ये अमृत आउटलेट कैंसर और दिल की बीमारियों के रोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। सैकड़ों मरीज यहाँ रियायती दरों पर दवा खरीदते हैं। यहाँ दवाइयों के दामों में 50 से 90% तक की छूट है। हार्ट की इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, तो इसलिए गरीबों को भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा जो नहीं ले सकते हैं दवाइयाँ वगैरह, तो बहुत फ़ायदा होगा लोगों को। यहाँ पर MRP से काफ़ी हद तक डिस्काउंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंजेक्शन है डोसीटेक्सल, उसका MRP है 14,000, बट उसको हम दे रहे हैं 1,000 रुपये में। पेशेंट फुली सेटिस्फाई होके जाते हैं, अच्छा खोला है ये बोल के जाते हैं। एम्स में बने इस आउटलेट जैसे 12 नए अमृत आउटलेट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि जल्द ही ये आउटलेट 6 नए एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश के साथ ही RML और लेडी हार्डिंग अस्पताल दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़, JIPMER पुंडुचेरी, NIGRIHMS शिलोंग, क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान इम्फाल में खुलेंगे। एम्स में तो ये पायलट की तरह पहली बार चलाई गई है, पर बाकी सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये फार्मेसीज चलाई जाएंगी और इसमें 2 मर्ज जो मेन हैं हिंदुस्तान के अंदर, कैंसर और हार्ट, इन दोनों की दवाएं भी दी जाएंगी। जो सर्जरी वगैरह में काम आते हैं वो भी इन स्टोर्स से सब्सिडाइज रेट्स में लोगों को मुहैया किया जाएंगे। अमृत आउटलेट का संचालन सरकार का ही PSU करता है। देश में लाखों लोग कैंसर और हृदय संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में सस्ती दवाइयां इलाज के खर्च को कम करने में बेहद मददगार होंगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को विदेश मंत्रालय में विलय करने पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं इसकी आड़ में सरकार प्रवासी भारतीयों के विकास की बजाय रणनीतिक औजार के रूप में तो इस्तेमाल नहीं करना चाहती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतवंशी मूल पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये मुद्दा बड़ी शिद्दत के साथ उठा। विशेषज्ञों ने कहा कि विकास में प्रवासी भारतीय लोगों के योगदान से दुनिया के किसी देश को आपत्ति नहीं होगी। Ministry of External Affairs at all interested in development, or it is just going to utilize diaspora for soft power, for promoting bilateral relation in terms of achieving foreign policy goal. कई कोनों से आए हुए भारतीय मूल के विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने सरकार से भारतवंशी लोगों को व्यापार में शामिल करने और उन्हें तरजीह देने का सुझाव दिया। इसके लिए देशों को चिन्हित करने और उनका एक अलग समूह बनाने की मांग भी हुई। Request to the government of India through this conference that allow centers of excellence. IIT has been announced to come to Mauritius, but nothing has happened for the past 2 years. Announcement has been made. Nothing is happening. विदेशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या करीब 2.5 करोड़ की है। इनमें से कई लोग कई देशों में व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ और कुशल कामकाजी के रूप में काम करते हैं। 2003 में इनका फायदा उठाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा और फिर इनके लिए अलग से केंद्र सरकार ने एक मंत्रालय भी बनाया। मंत्रालय में इनके माध्यम से अभी तक 11% निवेश आया है, जबकि चीन में निवेश में इनका योगदान 64% के करीब है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि सिनेमा बदलाव का सशक्त माध्यम है और इसके जरिए कही गई बातों का असर आम जनमानस पर होता है। उपराष्ट्रपति सोमवार को कोट्टायम में KR नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल साइंस एंड आर्ट्स में फिल्म संस्थान के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि ये फिल्म इंस्टीट्यूट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाएगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने टॉकेट पब्लिक के स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा करने से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है।
इस मौके पर केरल के राज्यपाल पी सथाशिवम भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति 3 दिन के केरल दौरे पर हैं और आज भी वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। Cinema is a complex and a powerful art form. It is a form of popular entertainment, but it is also a mass communication media. Films can transmit political and social messages. They can provide catharsis and perspective and can open our eyes to new ways of thinking, feeling, and pursuing our lives. इराक में आईएसआईएस आतंकवादियों ने एक शॉपिंग सेंटर पर हमला करके 18 लोगों की हत्या कर दी है। राजधानी बगदाद में हुए इस हमले में 50 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच इराकी वायुसेना ने दावा किया है कि उसने अंबर और सलाउद्दीन प्रांत में आईएसआईएस के कई ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। पूर्वी बगदाद के शिया बहुल इलाके जदेदा में बंदूकधारियों ने एक शॉपिंग सेंटर पर हमला कर कुछ लोगों को बंधक बना लिया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर इमारत पर धावा बोला। इस दौरान 2 हमलावरों ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया, जिसमें कई बंधकों की मौत हो गई। 45 मिनट तक चली सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 2 बंदूकधारी मारे गए, जबकि 4 अन्य को हिरासत में ले लिया गया। इसी दौरान यहां एक कार बम धमाका भी हुआ। हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। इधर इराकी वायुसेना ने सोमवार को फलूजा में आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी की। इराकी वायुसेना ने दावा किया है कि सलाउद्दीन प्रांत में भी आईएसआईएस के कई ठिकाने खत्म कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकी संगठन तालिबान को फिर से वार्ता की मेज पर लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सोमवार को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की बैठक हुई। पाकिस्तान ने कहा कि तालिबान से वार्ता के लिए पूर्व शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। देश आज स्वामी विवेकानंद की 153वीं जयंती मना रहा है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व बंधुत्व और शांति के भारतीय दर्शन के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाया था। Sisters and brothers of America. 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद का ये वही संदेश है जिसके जरिए उन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप का दिल जीत लिया था। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति को गौरव और सम्मान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नवंबर 1881 में रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात के बाद वो आध्यात्मिकता की ओर चल दिए। 25 साल की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया और पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। 4 जुलाई 1902 में उन्होंने महासमाधि ले ली। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के जरिए भारतीय संस्कृति के विश्व बंधुत्व और मानव सेवा के मूल्यों को दुनिया भर के लोगों के बीच पहुंचाने में अहम योगदान दिया। विवेकानंद युवा भारत के प्रतीक के तौर पर भी जाने जाते हैं। युवाओं के बीच उनके विचार बेहद लोकप्रिय हैं। आतंक और हिंसा से करा रही दुनिया में शांति और अमन के उनके संदेश की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पठानकोट हमले में मारे गए आतंकवादियों की पहचान के लिए एनआईए इंटरपोल से लेगी मदद। घटनास्थल से मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद। एसपी सिलविंदर सिंह से पूछताछ जारी। पठानकोट मामले में पाकिस्तान ने किया संयुक्त जांच टीम का गठन। हिरासत में कई संदिग्ध। रक्षा मंत्री ने कहा आतंकी हमला करने वालों को कराएंगे दर्द का एहसास। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर सस्पेंस। बीजेपी ने की पीडीपी से जल्द स्थिति साफ करने की मांग। कांग्रेस ने कहा स्थिति पर है नजर। बाल यौन शोषण के मामलों में कठोर सजा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट। कहा सख्त कानून बनाने पर संसद करे विचार। रेप के मामले में बच्चा शब्द को फिर से परिभाषित करने की सलाह। और इराक में शॉपिंग सेंटर में हमला कर आतंकियों ने की 18 लोगों की हत्या।
मॉल के बाहर कार धमाके में 50 से ज्यादा लोग जख्मी, आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी।